जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद पीके सर में। आइए दोस्तों, देखिए हम लोगों ने जो एनसीईआरटी का सोल्यूशन स्टार्ट किया है, आज उसका ये सेकंड पार्ट है। दोस्तों, आपका आरआरबी जेईई का एग्जाम स्टार्ट हो चुका है। आई होप आप लोगों ने पहला वीडियो देख लिया होगा। ये सेकंड वीडियो है। देखिए दोस्तों, ये जो एग्जाम चल रहा है ना, फुल्ली मैं आपको 100% बोल रहा हूँ कि एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन उठा के दे रहा है। ठीक है, तो मैं एक एक क्वेश्चन को विथ रिएक्शन सब कुछ करा रहा हूँ। आप लोग एग्जाम देने से पहले एक बार इसको जरूर देख कर जाइए। आधे घंटे 35 मिनट का वीडियो होता है, आपके लिए बहुत ही यूजफुल साबित होने वाला है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं, लेट ना करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का हमारा, धातुओं के ऑक्साइड की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है कि जो धातु होते हैं, जो मेटल्स होते हैं, उनका नेचर कैसा होता है, उनकी प्रकृति कैसी होती है। तो देखिए, जो हमारे धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं ना, मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं, वो बेसिक नेचर के होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। आप जैसे कि जानते होंगे, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ये सब क्या है, ये सभी धातुएं हैं, सभी मेटल है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब बनता है ना। तो जहां पर हाइड्रोक्सी आपको वर्ड मिल जाए, वहां पर क्या होता है, बेस होता है। एक बार बेस और एसिड कैसे पहचानते हैं ये भी जान जाइए। जहां पर आपको H+ आयन मिलेगा, वहां पर आपको क्या होता है, एसिड होता है। और जहां पर OH- आयन मिलेगा, वहां पर आपका क्या होता है, बेस होता है। ये किसको शो करता है, बेस को, और ये किसको शो करता है, एसिड को। ओके, धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं उनका नेचर कैसा होता है, क्षारीय होता है। ये आपका एक क्वेश्चन बन गया। अब देखिए, कुछ हमारे धातुएं ऐसी हैं जो कि ना तो अम्लीय होती है, मतलब कि ना ही आपका एसिडिक नेचर होता है उनका, और ना ही उनका क्षारीय प्रकृति होता है, मतलब कि ना ही वो बेसिक नेचर के होते हैं। मतलब कि वो दोनों क्या करते हैं, क्वालिटी शो करते हैं, दोनों गुण शो करते हैं। और ऐसे हमारे धातु क्या कहलाते हैं, एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक मेटल बोलते हैं। और इनके जो ऑक्साइड होते हैं, इनको बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ये इंग्लिश वर्ड है, हिंदी में बोलते हैं इसको उभयधर्मी। ठीक है, तो एग्जाम में आपसे पूछता है कि निम्नलिखित में से किन धातुओं के ऑक्साइड उभयधर्मी प्रकृति शो करते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में आता है। तो जो एल्यूमिनियम और जिंक होता है ना, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, ये आपके ऑक्साइड जो है, ये इनका जो नेचर होता है वो कैसा होता है, उभयधर्मी होता है। मतलब कि आपका ये बेसिक नेचर भी होता है और एसिड नेचर भी होता है, क्षारीय प्रकृति का भी होता है और अम्लीय प्रकृति का भी होता है। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं, ये जल में अविलेय होते हैं। ठीक है, नॉन सोल्यूबल इन वाटर। ओके, जो धातुओं के ऑक्साइड होते हैं, जनरली ये क्या होते हैं, वाटर में सोल्यूबल नहीं होते हैं, अविलेय होते हैं। ठीक है, मतलब आप इनको पानी में घोल नहीं सकते। लेकिन सोडियम और पोटेशियम क्या करते हैं, ये आपके पानी में घोले जा सकते हैं। ठीक है, सोडियम और पोटेशियम क्या होते हैं, ये पानी में घोले जा सकते हैं। और देखिए, सोडियम और पोटेशियम आपके ये इतने मतलब रिएक्टिव नेचर के होते हैं, इतने ही ज्यादा क्या होते हैं, आपके क्रियाशील प्रकृति के होते हैं ना। ये आपके केरोसिन के अंदर डुबा के रखा जाता है इनको। क्यों डुबा के रखा जाता है, क्योंकि ये जो ऑक्सीजन है एटमॉस्फेयर में ना, उससे रिएक्शन करके क्या करते हैं, ये जल जाते हैं, आग पकड़ लेते हैं। इसलिए सोडियम और पोटेशियम को क्या करते हैं, हम लोग केरोसिन में डुबा के रखते हैं। तो ये भी एग्जाम में आता है कि निम्नलिखित में से किन धातुओं को हम लोग केरोसिन के अंदर डुबा के रखते हैं, मिट्टी के तेल के अंदर डुबा के रखते हैं। तो सोडियम और पोटेशियम ये आपके एग्जाम्पल में हो जाएंगे। ओके, और दूसरा क्वेश्चन क्या था इसमें, धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो जल में अविलेय होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग क्या है, देखिए, किसी भी मेटल को कोरोजन से बचाने के लिए, मतलब किसी भी मेटल को संक्षारण से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर किसी ऐसे मेटल की क्या करते हैं, कोटिंग कर देते हैं, परत चढ़ा देते हैं, जिससे कि वो मेटल क्या हो, आपका खराब ना हो। तो यही आपका एक प्रोसेस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एनोडाइजिंग। ए से एनोडाइजिंग, ए से एल्यूमिनियम। ठीक है, मतलब एनोडाइजिंग प्रोसेस में होता क्या है, उस मेटल के ऊपर हम लोग एक एल्यूमिनियम की परत चढ़ा देते हैं, जिससे कि वो मेटल हमारा बाहरी कोरोजन से बच जाता है, मतलब कि संक्षारण नहीं होता है उसका। ठीक है, और एक होता है हमारा गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, गैल्वेनाइजेशन, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं यसद लेपन। ये भी आपका एनोडाइजिंग की तरह ही होता है, जिसमें कि हम लोग मेटल को कोरोजन से बचाने के लिए, संक्षारण से बचाने के लिए क्या करते हैं, उस पर
एक जिंक की कोटिंग कर देते हैं। जैसे यहाँ पर एल्यूमिनियम की कोटिंग हो रही थी एनोडाइजिंग में, इसी तरह से यहाँ पर गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है, जिंक की परत चढ़ा देते हैं मेटल के ऊपर, जिससे कि जो मेटल है उसका आउटर सरफेस डायरेक्टली एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में ना आए और हमारा मेटल क्या हो, खराब ना हो, उसमें जंग न लगे। तो उसी जंग से बचाने के लिए, संक्षारक से बचाने के लिए क्या करते हैं, उसके ऊपर हम लोग जिंक की कोटिंग कर देते हैं, जिंक की परत चढ़ा देते हैं। ओके, तो क्वेश्चन कैसे बनता है, एनोडाइजिंग प्रक्रिया में आपका कौन सा धातु का परत या फिर किसका परत चढ़ाते हैं, तो एल्यूमिनियम की परत चढ़ाते हैं। इसी तरह पूछेगा कि जो गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस होता है, जो यशद लेपन प्रक्रिया होती है, उसमें किसकी परत चढ़ाते हैं, तो जिंक की परत चढ़ाते हैं। यही क्वेश्चन बनता है आपका एग्जाम में, ठीक है। या फिर ऐसे भी पूछ सकता है कि एनोडाइजिंग या जो गैल्वेनाइजेशन है ये क्यों किया जाता है, तो संक्षारण से बचाने के लिए, धातु जो होते हैं उनको संक्षारण होने से बचाने के लिए किया जाता है। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये हो सकता है कि आपका एग्जाम में रिपीट हो जाए। देखिए जो सोडियम और पोटेशियम होते हैं ये किससे क्रिया करते हैं, कोल्ड वाटर से, ठंडे पानी से क्रिया करते हैं। कौन, सोडियम और पोटेशियम, क्योंकि ये क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं। आप लोग जो रिएक्टिविटी सीरीज होती है उसको भी देखेंगे ना, तो उसमें आपका लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये तीनों क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव शो करते हैं, मतलब बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील होते हैं। तो इसलिए जो सोडियम और पोटेशियम ये क्या करता है, ठंडे पानी से भी अभिक्रिया कर लेता है। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हमारा गर्म पानी से अभिक्रिया करता है, ठीक है। लिथियम और सोडियम, पोटेशियम खासतौर से ये क्या करते हैं, ठंडे पानी से अभिक्रिया करते हैं, जबकि जो हमारा मैग्नीशियम ये किससे अभिक्रिया करता है, गर्म पानी से। ओके, अब देखिए आता है आपका एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक, ये किससे अभिक्रिया करते हैं, भाप से, स्टीम से क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं, ठीक है। तो ये एक एक वर्ड आप याद रखिएगा, एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक ये किससे अभिक्रिया करते हैं, तो ये रिएक्ट करते हैं आपका भाप से, स्टीम से। ओके, अब देखिएगा यहाँ पर लेड सीसा, कॉपर तांबा, सिल्वर चांदी, सीसा, तांबा, चांदी, लेड, कॉपर और सिल्वर, ये तीनों ही ना तो भाप से रिएक्शन करते हैं, ना तो स्टीम से, ना ही आपका हॉट वाटर मतलब ना ही गर्म पानी से, और ना ही कोल्ड वाटर मतलब ठंडे पानी से। ये इन तीनों से क्या करता है, अभिक्रिया नहीं करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे दोस्तों, लेड, कॉपर और सिल्वर ये तीनों ही नो रिएक्ट करते हैं, मतलब इन तीनों टर्म्स में से ना ही भाप से, ना ही ठंडे पानी से, और ना ही गर्म पानी, इन तीनों से कोई अभिक्रिया नहीं करता है। तो यहाँ पर तीन क्वेश्चन तीन तरह से बनता है, देखिएगा। पहला क्वेश्चन बनेगा निम्नलिखित में से कौन ठंडे पानी से अभिक्रिया नहीं करता है, तो कौन करता है, सोडियम पोटेशियम करता है। ओके, और दो तीन ऑप्शन आपके दे देंगे जिसमें कि आपका ये सब डाल देंगे, क्योंकि ये सब किससे अभिक्रिया करते हैं, कोई गर्म पानी से तो कोई आपका भाप से करता है, ठीक है। अब दूसरा पूछेगा गर्म पानी से कौन अभिक्रिया करता है, तो मैग्नीशियम, मैग्नीशियम गर्म पानी से अभिक्रिया करता है। एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक ये किससे अभिक्रिया करते हैं, स्टीम, भाप से। ओके, और हमारा लेड, कॉपर और सिल्वर ये किससे अभिक्रिया करते हैं, किसी से नहीं करते हैं, नो रिएक्ट, ठीक है। गरम, ठंडा, भाप तीनों कुछ असर नहीं करता है इनके ऊपर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए जनरली जितनी भी धातुएं होती है ना, वो नाइट्रिक एसिड के साथ अभिक्रिया नहीं कर पाती हैं, या फिर करती हैं तो आपका हाइड्रोजन नहीं रिलीज कर पाती हैं, ठीक है। धातु जब HNO3 के साथ अभिक्रिया करती हैं तो हाइड्रोजन नहीं देती हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए जितने भी मेटल्स होते हैं, हम लोग जब HNO3 के साथ उनका रिएक्शन कराएंगे और अभिक्रिया कराएंगे तो आपको हाइड्रोजन गैस देगा वो, सॉरी हाँ हाइड्रोजन गैस देगा वो। लेकिन कुछ ऐसी धातुएं होती हैं जो कि क्या करती हैं आपका, सॉरी दोस्तों, धातुएं क्या करती हैं, जब नाइट्रिक एसिड के साथ अभिक्रिया करती हैं तो हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करती हैं, ठीक है। कोई भी धातु हो गया, जब नाइट्रिक एसिड के साथ आपका रिएक्शन करेगा तो वो आपका क्या करती है, हाइड्रोजन गैस नहीं रिलीज करती हैं। लेकिन दो एक्सेप्शन है, मैग्नीशियम और मैग्नीज, मैग्नीशियम और मैग्नीज ये जब भी आपका नाइट्रिक एसिड के साथ अभिक्रिया करेंगी तो आपका क्या करेंगे, हाइड्रोजन गैस रिलीज कराएंगे, ठीक है। फिर से एक बार बता दे रहे हैं,
जितने भी हमारे मेटल होते हैं नाइट्रिक एसिड के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करती हैं, लेकिन मैग्नीशियम और मैग्नीज के अंदर ये एबिलिटी होती है, ये योग्यता होती है कि इस नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस रिलीज कराती है। ठीक है, अब देखिए आता है क्वेश्चन अम्लराज। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्वा रेजिया इंग्लिश में बोलते हैं, या फिर रॉयल वाटर के नाम से भी जानते हैं। ओके, तो देखिए ये जो एक्वा रेजिया है, जिसको हम लोग रॉयल वाटर के नाम से भी जानते हैं, इसका काम क्या है? देखिए ये इसका काम है, जो गोल्ड वगैरह होता है या फिर जो चांदी वगैरह के अंदर उसको साफ करने में, मतलब कि ये क्या करता है, सोने वगैरह प्लेटिनम वगैरह की चीजों क्या करता है, अपने में घुलने में मदद करता है, मतलब ये घोल देता है, मतलब ये क्या होता है, हाईली एसिडिक नेचर होता है इसका। अब देखिए एग्जाम में पूछता क्या है, पूछेगा कि जो एक्वा रेजिया होता है ये किससे मिलके बना होता है, किन दो एसिड से मिलके बना है। तो पहली बात, एक होता है हमारा HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा होता है हमारा नाइट्रिक एसिड HNO3। ठीक है, जो हमारा HCl है और जो हमारा HNO3 है, इनको एक सर्टेन रेशियो में मिलाते हैं, जिस तब जाकर के हमारा ये अम्लराज या फिर रॉयल वाटर एक्वा रेजिया बन करके तैयार होता है। तो देखिए रेशियो कितना कितना होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो HCl में कितने कितने मतलब वर्ड लिखे हैं, HCl 3 वर्ड है ना, तो ये 3 रेशियो में होगा। ओके, और इसको एक करना बस, तो 3:1 में होता है। इसमें बस याद रखिएगा HCl 3 वर्ड है तो 3 रेशियो में होगा, और दूसरा HNO3 कितना होगा, 1 रेशियो में होगा। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1, यहाँ पे 1 आ जाएगा। हालांकि यहाँ भी हाइड्रोजन है स्टार्टिंग में, लेकिन आप यहाँ पर 3 वर्ड याद रखेंगे तो ये आपका HCl से 3 हो जाएगा रेशियो, और यहाँ पे हाइड्रोजन से 1। ओके, और देखिए ये क्या होता है, हाईली कोरोसिव होता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए जितने भी हमारे आयनिक कंपाउंड हैं, जितने भी हमारे वैद्युत संयोजी बंध है, उससे जो हमारे यौगिक बनते हैं ना, उनका नेचर कैसा होता है, वो सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं, पहली बात। ठीक है, जितने भी हमारे वैद्युत संयोजी यौगिक होते हैं, आयनिक कंपाउंड होते हैं, वो सॉलिड फॉर्म में मिलेंगे, और वो क्या होंगे, नेचर उनका ब्रिटिल होगा। ब्रिटिल होने का मतलब क्या है, अगर आप उनको पीटेंगे हथौड़े वगैरह से तो वो क्या होंगे, छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाएंगे। ठीक है, ब्रिटिल होने का यही आपका नेचर होता है। तो जो हमारे आयनिक कंपाउंड होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं, नेचर ब्रिटिल होता है, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग मतलब हो गया, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, गलनांक, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, क्वथनांक। मतलब दोनों ही क्या होते हैं, गलनांक और क्वथनांक दोनों ही हाई होते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या बनता है, सोल्यूबल, मतलब ये किसमें किसमें आपका सोल्यूबिलिटी शो करता है। ठीक है, देखिए आयनिक कंपाउंड वाटर में सोल्यूबल होते हैं। ठीक है, आयनिक कंपाउंड वाटर में सोल्यूबल होते हैं, बट नॉट सोल्यूबल इन सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्वेंट किसको बोलते हैं, जैसे आप कोई ऐसा लिक्विड ले रहे हैं जिसमें कि क्या है, डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स का मिक्सचर है, उसको बोलते हैं सॉल्वेंट। ठीक है, तो सॉल्वेंट में आप बोल सकते हैं कि जो हमारा केरोसिन होता है, पेट्रोल वगैरह हो गया, डीजल वगैरह हो गया, ये सब क्या है, सॉल्वेंट की फॉर्म में काम करते हैं। तो ये जो हमारा सॉल्वेंट है, ये हमारा क्या है, एक ऐसा लिक्विड है जिसमें कि ये हमारे आयनिक कंपाउंड सोल्यूबल नहीं है। वाटर में तो सोल्यूबल है, बट इन सब चीजों में, पेट्रोल केरोसिन वगैरह में, इसमें आपका क्या है, आयनिक कंपाउंड सोल्यूबल नहीं है। ठीक है, 2 चीज याद रखिएगा जरूरी से, सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं, ब्रिटिल नेचर का होता है, और हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं, पानी में आपका विलय होता है। केरोसिन पेट्रोल वगैरह जैसे ऐसे आपके जो विलायक होते हैं, उसमें आपका ये विलय नहीं होता है, सोल्यूबल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए जो हमारे आयनिक कंपाउंड होते हैं ना, हमने इसको तो बता ही दिया कि ये ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं, लेकिन इनका एक आपका बैड कैरेक्टर है। बैड कैरेक्टर क्या है ना, जब भी ये सॉलिड फॉर्म में रहेंगे ना, तो इसके अंदर से आप इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करा सकते। ठीक है, ये इनका क्या है, बैड प्रॉपर्टी है। देखिए ठोस अवस्था में ये विद्युत के कुचालक होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर इनको हम लोग क्या करें, मेल्ट कर दें, मेल्टिंग सिचुएशन में, मेल्टिंग स्टेट में ये क्या होते हैं, आपका बेस्ट कंडक्टर बन जाते हैं, मतलब विद्युत के क्या हो जाते हैं,
सुचालक हो जाते हैं। ठीक है, देखिए जो हमारा आयनिक कंपाउंड होता है ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन गलित अवस्था में क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए जो पृथ्वी में पाए जाने अयस्क होते हैं, अयस्क को क्या बोलते हैं, ओर। ठीक है, जैसे एल्यूमिनियम जो हमारा आपका है वो किससे मिलता है, उसका अयस्क क्या है, मतलब वो किससे निकाला जाता है, उसका निष्कर्षण कैसे होता है, तो बॉक्साइट से। मतलब बॉक्साइट से ही हमको क्या मिलता है, एल्यूमिनियम। ठीक है, जैसे हेमेटाइट मैग्नेटाइट से हमको क्या मिलता है, आयरन। तो ये सब क्या है, ओर है। जैसे रोटी हमको कैसा मिलता है, गेहूं से। ठीक है, तो गेहूं क्या है, रोटी का ओर है। ओके, तो देखिए तो ये जितने भी पृथ्वी में हमारे अयस्क पाए जाते हैं ना, जब इनको हम लोग शुद्ध करते हैं, मतलब इनसे जैसे सपोज दैट आप बॉक्साइट से एल्यूमिनियम निकाल रहे हैं, तो बॉक्साइट से एल्यूमिनियम अलग कैसे निकाल दें। बॉक्साइट में बहुत सारे आपके ऐसे बैड आपके प्रोडक्ट होंगे जो कि हमारे लिए अच्छे क्या है, यूजफुल नहीं है। तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, जो हमारे लिए यूजफुल नहीं है वो क्या है, एक इम्प्योर है। उनको क्या बोलते हैं, अशुद्धि बोलते हैं। और इन अशुद्धियों का एक नाम दिया जाता है हमारे केमिस्ट्री में, इनको बोलते हैं गैंग। ठीक है, गैंग क्या होता है, देखिए जैसे होता है ना, गुंडों का गैंग होता है, गुंडे को लोग क्या करते हैं, पसंद नहीं करते हैं ना, वो एक इम्प्योरिटी है, मतलब एक अशुद्धि है वो। उसी तरह से ये जो अशुद्धि हमारे अयस्क में पाई जाती है, इसको हम लोग गैंग बोलते हैं। इसका हिंदी नाम है आधात्री। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं आधात्री। हिंदी नाम थोड़ा सा बहुत ही ऑकवर्ड है, आप इसको याद रख सकते हैं। आधात्री हिंदी में बोलते हैं, गैंग बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, अयस्क में पाए जाने वाले अशुद्धियों क्या बोलते हैं, गैंग या आधात्री बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जितने भी हमारे ओर होते हैं, ये दो तरह के होते हैं। एक होता है कार्बोनेट और एक होता है सल्फाइड अयस्क। ठीक है, एक होता है कार्बोनेट अयस्क और एक क्या होता है, सल्फाइड अयस्क। तो देखिए जो हमारे सल्फाइड अयस्क है ना, अगर इनको हम लोग वायु की प्रेजेंटी में गर्म करें, ठीक है, वायु की उपस्थिति में अगर हम लोग सल्फाइड अयस्क को गर्म करते हैं, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि सल्फाइड अयस्कों को वायु की उपस्थिति में गर्म करना क्या कहलाता है। उसको हम लोग बोलते हैं रोस्टिंग, हिंदी में बोलते हैं इसको भर्जन। ठीक है, सल्फाइड अयस्कों को वायु की उपस्थिति में गर्म करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, भर्जन कहलाती है, रोस्टिंग कहलाती है। ओके, अब देखिए जो हमारे कार्बोनेट अयस्क होते हैं, अगर इनको वायु की एक सर्टेन लिमिट मात्रा में गर्म करें, मतलब वायु की बहुत ही मतलब कम मात्रा हो, ठीक है, इसमें क्या होता है, वायु की मतलब पर्याप्त मात्रा होती है, इसमें क्या होती है, सीमित मात्रा होती है, लिमिटेड अमाउंट में एयर होता है। इसलिए इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन को हिंदी में बोलते हैं हम लोग सांद्रण। ओके, तो कार्बोनेट अयस्क को वायु के सीमित मात्रा में गर्म करने की प्रक्रिया क्या बोलते हैं, कैल्सिनेशन या सांद्रण बोलते हैं। ओके, अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है हमारा, सिनेबार किसका अयस्क है। मरकरी नाम सुने होंगे आप लोग। मरकरी जो होता है ये किससे प्राप्त होता है, तो ये हमको सिनेबार से प्राप्त होता है। ठीक है, सिनेबार किसका अयस्क है, मरकरी का। ओके, आइए दोस्तों देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे ट्रैक को जोड़ने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, या फिर रेलवे ट्रैक को जोड़ने के लिए हमारे वेल्डिंग की कौन सी विक्रिया यूज की जाती है, या फिर कौन सी प्रक्रिया यूज की जाती है। तो देखिए अगर आपसे वेल्डिंग के लिए पूछेगा कि रेलवे ट्रैक को जोड़ने में कौन सी वेल्डिंग काम करते हैं, तो आप बोल सकते हैं थर्मिट वेल्डिंग। ठीक है, क्या बोलेंगे, थर्मिट वेल्डिंग। रेलवे ट्रैक को जोड़ने के लिए थर्मिट वेल्डिंग का प्रयोग करते हैं। और ये थर्मिट वेल्डिंग बेसिकली किसको मिला करके किया जाता है, तो ये होता है हमारा Fe2O3 और एल्यूमिनियम। Fe2O3 को क्या बोलते हैं, फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम को साथ में मिला करके एक अपना कंपाउंड बनता है, और उसी का यूज क्या करते हैं हम लोग, थर्मिट वेल्डिंग के टर्म्स में करते हैं रेलवे ट्रैक को जोड़ने के लिए। ओके, तो रेलवे ट्रैक को जोड़ने के लिए कौन सी वेल्डिंग काम करती है, आपका थर्मिट वेल्डिंग। और थर्मिट वेल्डिंग बेसिकली किन दो को मिला के बनाया जाता है, तो एल्यूमिनियम और फेरिक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, कि जो हमारा गोल्ड सिल्वर होता है, सिल्वर
आप देखते हो कि घर में जो माताएं हमारी बहनें हैं, सभी लोग जो चांदी की ज्वेलरी पहनती हैं, देखते हैं कि चांदी कुछ दिनों बाद क्या होता है, हल्का हल्का ब्लैक हो जाता है। ठीक है, तो लोग क्या करती हैं, सर्फ एक्सेल वगैरह लेकर के उसको क्या करती है, धुलती हैं, या फिर जहाँ पे आपके ज्वेलरी वगैरह वाले होते हैं वहां पे जाकर उनको साफ करवाती हैं। तो वो जो ब्लैक ब्लैक होता है वो होता क्या है, वो होता है सिल्वर सल्फाइड। इसका फॉर्मूला क्या होता है, Ag2S। ओके, और देखिए ये जो Ag2S होता है ये ब्लैक कलर का कोटिंग होता है, मतलब चांदी के ऊपर क्या होता है, ब्लैक कलर का एक लेयर चढ़ जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि जब चांदी के चांदी का संक्षारण हो जाता है या फिर चांदी में जंग लग जाता है, तो वो जो जंग लगता है वो किस चीज का होता है, तो सिल्वर सल्फाइड होता है। ठीक है, Ag2S। ओके, और दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये जो चांदी के ऊपर आपका संक्षारण हो जाता है तो चांदी किस रंग में परिवर्तित हो जाती है, तो ब्लैक कलर में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए कॉपर। ठीक है, कॉपर के जो वायर होते हैं, आप देखते हैं कि कॉपर में भी क्या होता है, कुछ दिनों बाद आपका उसमें स्टार्टिंग में तो आपका रेड कलर में होता है। ठीक है, तो ये उसके ऊपर हम लोग देखते हैं कि बाद में वो कैसा होता है, ग्रीन हो जाता है। तो वो जो ग्रीन कलर का आपका कॉपर कन्वर्ट हो गया है रेड से, वो बेसिकली होता है क्या है, कॉपर कार्बोनेट होता है। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन भी क्या पूछेगा, कॉपर का जब संक्षारण होता है तो उसके ऊपर जो एक लेयर चढ़ जाता है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो होता है कॉपर कार्बोनेट। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि कॉपर में जब संक्षारण होता है तो उसका कलर किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। अभी आरआरबी जे में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी में, आयरन जो हमारा लोहा होता है, जब इसमें जंग लगता है, इसका जब संक्षारण होता है, जब इसका आपका रस्टिंग होता है, तो इसका जो कलर है वो रेडिश ब्राउन हो जाता है। रेडिश ब्राउन मतलब समझ सकते हैं, जैसा रेडिश मतलब जो गाजर होता है, गाजर के कलर का आपका उसमें लग जाता है, आप इसको ब्राउन कलर भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला पूछ देता है। ठीक है, कि जो करोजन का फॉर्मूला होता है आयरन में, उसका फॉर्मूला होता है Fe2O3 इंटू XH2O। फेरिक ऑक्साइड के साथ आपके वाटर के कुछ ड्रॉपलेट्स होते हैं, पानी की कुछ बूंदे होती है। Fe2O3 इंटू XH2, ये क्या है, ये संक्षारण का फॉर्मूला है, जंग का फॉर्मूला है। तो आयरन में जंग लगेगा तो रेडिश ब्राउन में कलर में कन्वर्ट होगा, और कॉपर ग्रीन कलर में कन्वर्ट होगा, और आपका जो सिल्वर होता है वो ब्लैक कलर में कन्वर्ट होगा। ठीक है, एग्जाम में आपका डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है कि स्टेनलेस स्टील किसका बना होता है। बहुत बार क्वेश्चन आया दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निकिल आयरन क्रोमियम। ठीक है, निकिल आयरन क्रोमियम, निकिल आयरन क्रोमियम 3-4 बार बोलेंगे आपके दिमाग में बैठ जाएगा। स्टेनलेस स्टील किसका बनाता है, निकिल आयरन क्रोमियम। ठीक है, अब देखिए जो हमारा प्योर गोल्ड होता है, देखिए जो प्योर गोल्ड होता है ना, बेसिकली हम लोग इसको कैरेट में मेजर करते हैं, कैरेट में मापते हैं। तो जो प्योर गोल्ड होता है वो 24 आपका कैरेट का होता है। ठीक है, और 24 कैरेट की गोल्ड से आप किसी भी ज्वेलरी को नहीं बना सकते। ठीक है, तो इसलिए हम हमारे जो एटमॉस्फेयर में, हम लोग एटमॉस्फेयर में बोलेंगे या फिर हमारे लोग जो यूज करते हैं गहने वगैरह गोल्ड के, वो कितना होता है, 22 कैरेट का केवल होता है। ठीक है, और उसमें जो 2 कैरेट होता है वो क्या होता है, कॉपर और सिल्वर मिला होता है। ठीक है, 22 कैरेट ही हमको जो गोल्ड मिलता है वो केवल 22 कैरेट ही शुद्ध होता है, 2 कैरेट उसमें कॉपर और सिल्वर मिला होता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए कुछ हमारे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है। देखिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से अगर हमको संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाना हो, ठीक है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से आपको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाना हो, मतलब उसमें बदलना हो, तो हम लोग कौन से कैटलिस्ट का यूज करते हैं, कौन से उत्प्रेरक का यूज करते हैं, तो पैलेडियम उत्प्रेरक या निकिल उत्प्रेरक का यूज करते हैं हम लोग असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करने के लिए। और ये बेसिकली यूज कहां पर होता है, जो वेजिटेबल ऑयल वगैरह बनते हैं ना हमारे, ठीक है, वनस्पति घी बनाने में ये हमारा पैलेडियम या निकिल उत्प्रेरक का यूज किया जाता है। ओके, आपसे डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि वनस्पति घी को बनाने में कौन से कैटलिस्ट या फिर कौन से उत्प्रेरक का यूज किया जाता है, तो यही निकिल या पैलेडियम आप बोल सकते हैं। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदलने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, तो पैलेडियम या निकिल उत्प्रेरक का। ओके, एक नाम सुना होगा आप लोगों ने, टिंचर आयोडीन। देखिए टिंचर आयोडीन बनता है किससे, ठीक है, टिंचर आयोडीन, आयोडीन में एथेनॉल
का प्रयोग करके बनाते हैं, ठीक है। किसका? टिंचर आयोडीन बनाने में किसका यूज करते हैं? एथेनॉल का। ये डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि टिंचर आयोडीन बनाने में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हैं? तो किसका प्रयोग करते हैं? एथेनॉल। एथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है? C2H5OH। यहां से क्वेश्चन एक और बन सकता है कि एथेनॉल में कौन सा आपका कार्बोक्सिलिक कौन सा ग्रुप है? तो हाइड्रोक्सी ग्रुप है, ठीक है। OH क्या होता है? हाइड्रोक्सी ग्रुप। ओके, अब देखिए जो एथेनॉल है, अभी यहाँ पे हमने फॉर्मूला लिखा ना C2H5OH, ये क्या है? एथेनॉल है। जब एथेनॉल को 443 डिग्री केल्विन पर क्या करते हैं? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ गर्म करते हैं तो हमको क्या मिलता है? ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है। देखिए जब हम लोग एथेनॉल को कॉन्सेंट्रेट H2SO4 सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 443 डिग्री केल्विन पर गर्म करते हैं तो हमको क्या मिलता है? C2H4, और साथ ही साथ क्या मिलता है? वाटर। अब वो C2H4 है क्या? बताइए। एथिलीन है, ठीक है। क्या है? एथिलीन। एथिलीन और एसिटिलीन में बहुत कंफ्यूज होते हैं लड़के। देखिए C2H4 एथिलीन होता है और C2H2 ये क्या होता है? एसिटिलीन होता है, ठीक है। एसिटिलीन क्या होता है? C2H2, C2H4 क्या होता है? एथिलीन। जो हार्मोन्स होते हैं पेड़ों में, उसमें एकमात्र गैसीय हार्मोन कौन होता है? यही एथिलीन होता है, जो कि फलों को पकाने में मदद करता है प्राकृतिक रूप से। तो यहां से भी क्वेश्चन आता है कि फलों में पाया जाने वाला एकमात्र गैसीय हार्मोन कौन है? तो एथिलीन है, C2H4। दूसरा, फलों को प्राकृतिक रूप से पकाने में कौन सा हार्मोन काम आता है, फिर कौन सा कंपाउंड काम आता है? तो C2H4, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एल्कोहल को पहचानने के लिए। देखिए एथिल एल्कोहल का यूज कहां पर होता है? ड्रिंक, वाइन वगैरह पीने में, शराब बनाते हैं जो लोग, वो एथिल एल्कोहल ही पीते हैं। एथिल एल्कोहल की ही तरह आपका एक मेथिल एल्कोहल होता है, जो कि क्या होता है? काफी टॉक्सिक होता है, जहरीला होता है। अगर आप उसको एक सफिशिएंट अमाउंट में पी लिए ना तो आपका खेल खत्म, खलास। तो ये जो हमारा एथिल अल्कोहल होता है, इसका मिसयूज ना हो, जिससे कि क्या करते हैं लोग उसमें ना आपको उसमें कुछ मिला देते हैं और जिससे कि वो पहचान में आ सके, ठीक है। और वो क्या मिलाते हैं? ब्लू कलर का कोई कलर डाल देते हैं उसमें, किसमें? एथेनॉल में, ठीक है। सॉरी एल्कोहल में। एल्कोहल को पहचानने के लिए उसमें क्या डाल देते हैं? ब्लू कलर का रंग मिला देते हैं, जिससे कि वो क्या हो? मिसयूज ना हो। और इस प्रक्रिया को, या फिर ये जो एल्कोहल मिलता है इस तरह से ब्लू कलर मिलाने से, इस तरह के एल्कोहल को हम लोग क्या बोलते हैं? डिनेचर्ड एल्कोहल। क्या बोलते हैं? डिनेचर्ड एल्कोहल, ठीक है। आपसे एग्जाम में डायरेक्टली पूछता है कि एल्कोहल को पहचानने के लिए उसमें नीला रंग मिला देते हैं, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? या फिर इससे जो अल्कोहल मिलता है उस अल्कोहल को क्या कहते हैं? डिनेचर्ड एल्कोहल कहते हैं, ठीक है। अब देखिए जो हमारा एसिटिक एसिड होता है, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH। ये जो हमारा एसिटिक एसिड होता है, इस एसिटिक एसिड का 5 से 8% एक्वा सॉल्यूशन, जलीय विलयन क्या कहलाता है? विनेगर, ठीक है। 5 से 8% एसिटिक एसिड का जलीय विलयन क्या कहलाता है? विनेगर कहलाता है। और विनेगर का यूज कहां पर होता है? जो पिकल्स वगैरह आते हैं, जो अचार होते हैं ना, उनके प्रिजर्वेशन में होता है, ठीक है। अचार वगैरह के संरक्षण में किसका यूज होता है? इसी विनेगर का यूज होता है, ठीक है। विनेगर का यूज अब तो डायरेक्टली जो सॉस वगैरह लोग खाते हैं ना, उसमें क्या होता है? यही आपका एसिटिक एसिड विनेगर ही होता है, ठीक है। चाउमीन वगैरह के साथ जो हम लोग बकायदे खूब डाल के खाते हैं ना, वो ये विनेगर ही होता है। अब देखिए ये जो एसिटिक एसिड है, ठीक है, इसका, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एथेनोइक एसिड भी बोलते हैं। इसका गलनांक कितना होता है? 290 डिग्री केल्विन। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि जो एसिटिक एसिड है, जिसको हम लोग एथेनोइक एसिड भी बोलते हैं, इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? तो ये होता है 290 डिग्री केल्विन। ओके, अब नेक्स्ट आपका लास्ट क्वेश्चन है, जो हमारे फूड मटेरियल होते हैं, जो भी हमारे खाद्य पदार्थ होते हैं, इनको संरक्षण देने के लिए, प्रिजर्वेशन देने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? सोडियम बेंजोएट का, ठीक है। सोडियम बेंजोएट को हम लोग क्या करते हैं? यूज करते हैं खाद्य पदार्थों को
सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए। ओके, चलिए दोस्तों, हमने आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे हमने आपको सभी करा चुके हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो बनेगा कल, आपके लिए मैं बायोलॉजी का मोस्ट एनसीईआरटी के क्वेश्चन में जो हमारा हाई स्कूल का बुक है ना, उसमें से मैं ढूंढ के जो एग्जाम में बार बार रिपीट है ना, मैं उनको छांट करके आपके लिए फिर से बनाया हूँ इसी तरह का स्लाइड, और आपके लिए जो एग्जाम होने वाला है आपके लिए रामबाण साबित होगा। ठीक है, तो चलिए आप लोग इसको अच्छे से रीड करिएगा, एग्जाम जाने से पहले आप इसको एक बार जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।